दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न गेट पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक अधिपत्य के बारे में। एकाधिपत्य मतलब एक अधिकार, जिसको हम बोलते हैं राजतंत्र। तो यह जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस मोड से जो होता है BA फर्स्ट ईयर, उसकी पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत इकाई नंबर 15 का चैप्टर जो इकाई नंबर 15 है, उस बारे में ये वीडियो है। और अगर आपको देखनी हो अलग से वीडियो जो सिद्धांत के बारे में नॉर्मल, जैसे कि राजतंत्र वगैरह क्या होता है, उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं वहाँ से। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो परिचय दिया गया है हमारी किताब में। परिचय क्या दिया है, इसमें क्या कहा कि एक अधिपत्य या राजतंत्र। एक अधिपत्य का मतलब होता है किसी एक छत्र व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति का एक छत्र राज होना, मतलब सिर्फ उसी का राज होगा वहाँ पर और उसी की कानून बोले हुए जो बात है उसकी वो मानी जाएगी। और उसके अलावा अगर दूसरा अगर व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात की मतलब कोई यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है या दबा दी जाता है उसकी बात को वहाँ पर। एक अधिपत्य या राजतंत्र उस राजनीतिक प्रणाली को कहते हैं जहाँ सारी शक्ति और सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। अब सीधी सी बात हमने देख ली कि राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली भी है, साथ साथ के शासन प्रणाली भी है और शासन का एक प्रकार भी है ये। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो देश है, जो राज्य है, उसकी जो शक्ति होगी, जो संप्रभुता है, हम बोलेंगे किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, वो उसमें निहित है। वह व्यक्ति जिसे राजा कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, राजा। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइटल्स दिए गए, इसको अलग अलग नाम दी, उपाधियाँ दी जाती हैं। और जो राजा राज करने वाला होगा वो अलग अलग उपाधियाँ अपने हिसाब से मान लेता है, मतलब अडॉप्ट कर लेता है उनको। जैसे कि खलीफा हुआ, ये भी वही तरह से माना जाता है कि एक अधिपत्य का प्रकार है। खलीफा है, महाराज होते हैं, फिर सम्राट होंगे, फिर फिरौन है। ये सब क्या है कि टाइटल्स हैं, हम देखते हैं कि उपाधियां हैं किनकी एक अधिपत्य जो राजतंत्र होता है उसमें। जिसे हम राजा कहते हैं, क्या करता है, वो कानून बनाता है और उसके पालन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। मतलब कानून बनाएगा भी, उसका पालन भी वो खुद ही कराएगा अपने अनुसार। राजतंत्र की प्रगति ऐसी है जिसमें राजनीतिक नागरिक शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसकी प्रगति क्या होती है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे नागरिकों की शक्तियाँ हों या जो फिर राज्य शक्तियाँ हैं, कहाँ पर होंगी, किसी एक व्यक्ति में निहित होती हैं, केंद्रित होती हैं। मतलब लोगों के पास जो अधिकार हैं वो सीमित है और जो केंद्र है, मतलब जो व्यक्ति खासकर शासन कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि राजतंत्र में क्या है कि एक व्यक्ति पास शक्तियाँ हैं सारी, तो शक्तियाँ उसके पास केंद्रित होती हैं हर प्रकार की। केवल एक व्यक्ति इन शक्तियों के आधार पर शासन करता है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही शासन करेगा। मगर हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि प्राचीन काल में जो राजतंत्र है वो अलग प्रकार का है और जो आधुनिक राजतंत्र है वो अलग है। वो हमारी जो हम आगे पढ़ते देखते जाएंगे इस वीडियो को तो समझते जाएंगे इस चीज़ को हम। राजतंत्र की प्रणाली का आधार नैतिकता नहीं है, यहाँ पर नैतिकता नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि जो राजा अक्सर देखने को मिलेगा प्राचीन काल में, तो हम खासकर देखेंगे प्राचीन काल में, मध्यकाल के अंदर में देखने को यही मिलेगा, जो राजा हुए अक्सर वो क्रूर शासक बने हैं बिल्कुल। वहाँ कानून इच्छाओं के आधार पर लागू किए जाते हैं, मतलब जो राजा है उसकी इच्छा के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। इस प्रकार के राजतंत्र देखने में आए हैं जहाँ राजा चुने जाते थे। अब ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ भारत के अंदर देखने को मिलेगा आपको। प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो बहुत सारे रिपब्लिकन्स मिलेंगे देखने को आपको, मतलब छोटे छोटे राज्य होंगे जहाँ पर लोग चुनते हैं अपने राजा को अपने राज करने के लिए। मगर ये कम ही देखने को मिलेंगे, मगर जो राजतंत्र मिलेगा वहीं पर यही होगा कि बड़ा सा एक राजा होगा, छोटा भी हो बड़ा भी हो, मगर सिर्फ एक व्यक्ति राज करेगा, अपने इच्छा के अनुसार कानून बनाएगा वो। 19वीं शताब्दी तक राजतंत्र के शासन की एक मुख्य प्रणाली के तौर पर दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद था। हम क्या देखते हैं कि राजतंत्र जो है, अगर इतिहास देखें इसका हम, तो ये सिर्फ 19वीं शताब्दी तक बाकी रहता है ये काफ़ी हद तक। और आज के वक्त में सिर्फ ये इंग्लैंड में है और बाकी जो अरब देश हैं वहाँ मिलेगा, खाड़ी के देशों में मिल जाएगा देखने को ये। पर जल्द ही वह अप्रासंगिक होता गया। आज उसका रूप जो रूप मिलता है वह निर्वाचन के माध्यम से जीवित है। यद्यपि राजा राष्ट्र का अध्यक्ष तथा राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक बना रहता है, तथापि सत्ता पर उसका राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं
संवैधानिक राजतंत्र के बारे में। अब संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है और परंपरागत राजतंत्र क्या होता है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हैं आप जाके। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो आज का राजतंत्र है वो संवैधानिक राजतंत्र होता है। उसमें क्या है कि निर्वाचन के माध्यम से होता है। अब राजा को नहीं चुनते वहाँ पे, जो निर्वाचन होता है मतलब चुनाव के जरिए से राजा को नहीं चुनते, वहाँ चुनते हैं राजा के मंत्रियों को, जो पार्लियामेंट होती है उसको। और जो राजा है वो सिर्फ हम देखते हैं कि नाम मात्र का होता है और शिष्टाचार उसको निभाना होता है, परंपराएं होती हैं उनमें सीमित रहता है। वो किसी को अवार्ड देना है, मतलब कहीं पर प्रेजेंट करके दिखाना अपने देश, मतलब कोई अतिथि बन के जाना होगा तो वो राजा ही जाता है वहाँ का, जैसे ब्रिटेन की रानी जो होती है। तो ये हमने देखा कि परिचय है। अब आगे हम चलेंगे और ध्यान से देखेंगे राजतंत्र क्या होता है। ये किसी एक व्यक्ति, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, किसी एक व्यक्ति की अविभाजित राजकीय सत्ता या शासन पर आधारित राजनीतिक तंत्र होता है। किसी एक व्यक्ति की क्या है, अविभाजित राजकीय सत्ता है, मतलब शक्ति जो है, जो राज करने की शक्ति हो वो सिर्फ एक व्यक्ति पास से विभाजित नहीं होगी, उसको हम कहते हैं राजतंत्र। ये शब्द उन राज्यों पर लागू होता है जिनमें सर्वोच्च प्राधिकार राजा या सम्राट या एकाधिपति में निहित होता है, जो एक व्यक्तिगत शासक होता है। अब ये जो हम देख रहे हैं प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो सर्वोच्च प्राधिकार मतलब जो हम देखते हैं राज करने की शक्ति या कंट्रोल अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे संप्रभुता, वो किसी के पास होगी, सम्राट राजा एकाधिपति जो होगा उसमें निहित होगी, और वो व्यक्तिगत शासक होता है, मतलब खुद ही शासन करेगा, साथ में किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर बाद में ये चेंज हो जाता है कुछ के बाद में। जो राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा वंश परंपरा के जरिए अपने पद को प्राप्त करता है। उत्तराधिकारी अक्सर पिता से पुत्र को प्राप्त होता है या परिवार या राजसी राजवंश के भीतर अन्य व्यवस्था के अनुसार प्राप्त होता है। अब ये चीज़ भी देखने को मिलेगी हमें कि पितृ सत्ता है यहाँ पर, कि बाप के बाद बेटा शासक बनेगा और जो अध्यक्ष होगा वही बन जाएगा। और बाद में भी कहीं और देखते थे, जैसे हम राजतंत्र में हमें कई तरीके देखने को मिलेंगे जहाँ चुनाव भी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिकन्स हुए प्राचीन काल में, उनमें चुनाव हुआ करता था राजा का, या फिर किसी दूसरे देश पर जाकर नियंत्रण करना, हत्या कर देना राजा की, या दबाव डालकर करना, या फिर अपना आप को बेहतर दिखाए करना। तो इस तरह से आपको देखेंगे कि तख्ता पलट भी करना शामिल है इसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजतंत्र है वो उसकी स्थापना होती है, देखने को मिलेगी हमें। राजतंत्र की सरकारों का आरंभ अपनी वास्तविक अवस्था में प्राचीन मेसोपोटामिया आधुनिक इराक में सभ्यता के आरंभ के समय की प्राचीन जातियों के बीच हुआ था। अब राजतंत्र की शुरुआत देखते हैं हम, और शुरुआती सभ्यता जो है हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता जो होती है हमारी, वहीं से देखने को मिल जाता है हमें। सबसे पहला जो उदाहरण मिलेगा, वो जो जातियां हैं उनके बीच में ही संघर्ष होता है। जो जाति मजबूत होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, वो राज करती है। वही चीज़ देखने को इसमें मिलती है हमें। बेबीलोन का प्राचीन इतिहास में राजतंत्र का सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य में से एक है, इसने पूर्ण राजतंत्र कहे जाने वाले तंत्र में पूर्ण शक्ति और लोगों पर पूर्ण नियंत्रण सहित एक सत्ता के द्वारा शासित राज्यों की एक लंबी परिपाटी को आरंभ किया। तो यहीं से हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, कि बेबीलोन मतलब जो मेसोपोटामिया है वहीं का जो इतिहास देखते हैं, जो प्रसिद्ध साम्राज्य हुए हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है, देखने को मिल जाती है हमें, कि जहाँ पर के पूर्ण शक्ति जो है एक राजा एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हमें। इस राजतंत्र की परिभाषा का यह आशय है कि राजा कानून बनाता है और निर्णय लेता है। ये निर्णय ले सकता है और कब और कहाँ युद्ध के लिए जाना है, और यहाँ तक कि किसी के जीवन मृत्यु के संबंध में भी निर्णय ले सकता है। तो इससे पता क्या चलता है हमें कि राजतंत्र प्रणाली कैसी है, कि जो राजा है अपनी इच्छा अनुसार फैसले लेगा, चाहे वो युद्ध के हों, किसी को जीने के अधिकार देने का हो, किसी को चाहे मार देना हो, मतलब मृत्युदंड देना हो, उसके निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता था। प्राचीन समय में ये देखने को मिलेगा कि जो राजा है कि उसने जो फैसला ले लिया वही माना गया, मान्य है पूरे राष्ट्र के अंदर, कोई फैसला उठाएगा नहीं, और अगर करता भी तो है तो उसके क्या होगा, उसको मार दिया जाएगा वहाँ पर। और दूसरी वजह क्या थी कि प्राचीन समय के अंदर हम देखेंगे कि मध्यकाल से पहले प्राचीन काल में
लोगों ने, जो राजा थे, उन्होंने अपना आप को राजा स्थापित करा, ये दिखाते हुए कि मुझे ईश्वर ने या भगवान अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, ये मुझे अधिकार दिया है कि मैं आपके ऊपर शासन करूं और आपकी भलाई के लिए कार्य करूं, जिसको हम दैवीय शासन प्रणाली कहते हैं कि देवताओं ने उनको दी। तो ये दिखाना जाता है इसके अंदर। क्या कहा, क्योंकि लोगों का ये मान था कि शासक के रूप में भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। लोगों में क्या था, मिथ था कि हम देखते हैं उनके अंदर कि राजा को जो शासन करने वाला है उसको भगवान ने भेजा है। और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी, उसका स्थान सबसे पहला जो बड़ा पुत्र है वो लिया करता था, चाहे वह पुत्री हो, चाहे बड़ी मतलब संतान जो बड़ी होगी वो फैसला लेगी, वो संतान जो है बन जाएगी राजा। और कभी हमें उदाहरण कम देखने को मिलेंगे इसके, मगर मिलते हैं। जैसे उदाहरण बताया गया है इसके अंदर, ब्रिटेन की रानी है क्वीन एलिजाबेथ, और भारत के अंदर हम देखते हैं बहुत उदाहरण देखने को मिल जाएंगे हमें इसके। जापानी और चीनी और मंगोलिया सम्राट के फेराव और बेबीलोनिया राजतंत्र पूरे राजतंत्र के अधिकार मतलब उदाहरण है। मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं कि पूर्ण राजतंत्र सम्राट कहाँ कहाँ हुए, चाइना में, जापान में, मंगोलिया में, मिस्र में, तो ये देखने को मिलता है कि पूर्ण राजतंत्र है। हमारे भारत में देखने को मिलेंगे उदाहरण, मगर यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे जो राजा जो है वो मजबूत है बहुत ज़्यादा, मगर कहीं पर हम देखते हैं कि गांव के स्तर पे जो उनके अपनी पंचायत है या फिर कुछ और सिस्टम उनका चलता होगा वहाँ पर, तो उनको आज़ादी है। तो मतलब यहाँ पर एक आधिपत्य जो है थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, या फिर सामंतवाद आ जाता है बीच में यहाँ पर, तो वो चीज़ है। जैसे जैसे समय गुजरा लोग अधिक भागीदारी चाहने लगे। अब हम देखते हैं कि यूरोप में हो, ज़्यादातर यूरोप के बारे में ये देखा जाता है इतिहास, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डेवलपमेंट्स का, तो हम क्या देखते हैं कि जब यूरोप के अंदर एक काल आएगा, पुराना जागरण का काल, तो उसमें क्या है कि लोग जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में। और जो ईसाइयत है उसमें दो फिर बढ़ जाएगी, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जो है वो मांग करेंगे कि जो चर्च है वो जो तंत्र जो मतलब जो राजा है वहाँ से उसका नियंत्रण हटे, और चर्च जो मान्यता दे रहा है राजा को कि इसके पास देवी शक्ति है राज करने की, वो ख़त्म कर दे। तो जो राजतंत्र है उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और लोग भागीदारी की मांग करते हैं अपनी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। तो इससे क्या है कि जब अधिकार मिलेंगे तो सीधी बात है जो राजा है शक्तियाँ कम हो जाएंगी उसकी यहाँ से, तो भागीदारी मांग करने लग गए लोग। और राजाओं को लगा कि शिक्षित और बुद्धिमान परामर्शदाताओं की थोड़ी सहायता उपयोगी सिद्धि हो सकती है। और बाद में जो राजा हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई फ़ायदेमंद है कि अगर मैं अपनी मतलब जो हम कह रहे हैं राजघराना बोलते हैं जिसको, या मंत्री बोलेंगे उनकी, उसमें लोगों को जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको लेना फ़ायदेमंद रह सकता है मेरे लिए। इस प्रकार नए प्रकार के राजतंत्र का जन्म हुआ, जिसमें प्राचीन यूनान सीनियर की तरह शिष्टजनों एवं दार्शनिकों का समूह होता था, जो राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर बहस करने में भाग लेता था। मतलब सीनेट देखते हैं हम, और नगर राज्यों की धारणा इसमें उत्पन्न होती, मतलब छोटे छोटे राज्य होंगे, राजा राज कर रहा है, और कुछ मंत्री मान लीजिए हो सकते हैं जिनको जो मशवरा देंगे सरकार को काम, मतलब जो राजा है उसको मशवरा देंगे काम करने के लिए। अब वो राजा की मर्जी है वो उसको मानता है या नहीं, ये बात यहाँ पर हमने देख ली कि उसको मानता है या नहीं। इस प्रकार राजतंत्र आज के संवैधानिक राजतंत्र का पूर्णगामी था। तो जो ये राजतंत्र हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्ण राजतंत्र है यहाँ पर, और जो आज के टाइम में राजतंत्र है देखते हैं समय में हम, वो पूर्ण राजतंत्र बहुत कम देखने को मिलेगा हमें, खासकर अरब देशों के अंदर। और जो हम देखते हैं संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पर है, स्पेन में और इंग्लैंड में मौजूद है आज भी ये। आजकल के संवैधानिक राजतंत्र में राजाओं के पास अंतिम निर्णय का अधिकार नहीं होता, वे अपने देश के केवल एक प्रतिनिधि व्यक्ति के समान ही होते हैं। यहाँ पर क्या है, जो संवैधानिक राजतंत्र में क्या है कि सिर्फ हम देखते हैं कि प्रतिनिधि के समान है, दिखावे के लिए है, उसे शिष्टाचार निभाना है, और रस्म है, परंपराएं हैं जो राजाओं की चली आ रही हैं उनको बचाए रखना है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लोगों में भावना है कि जो राजतंत्र का सिंबल है कम से बचा रहे, बाकी जो सिस्टम में अधिकार मिलते रहे। तो मंत्री को तो चुन लेते हैं लोग, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो मुखिया होता है राजा होता है वो बचा रहता है वैसे का वैसे ही, मगर उसके पास अधिकार नहीं है, सिर्फ काम नहीं कर सकता, वो मशवरा दे सकता है। यहाँ पे राजतंत्र के कार्य किसी राजतंत्र में एक और भिन्न किंतु अंतर्निर्भिन्न सत्ता है।
एक सरकार एवं एक राज्य प्रशासन तथा राज दरबार तथा दूसरी ओर राजवंश के सदस्यों, उनके मित्रों और संबंधित उच्च वर्गों के सामाजिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के समारोह शामिल होते हैं। तो ये जो बात कही गई, इसका मतलब क्या है कि राजतंत्र में क्या देखने को मिलेगा हमें कि राजतंत्र में जो राजा है वो आत्मनिर्भर, मतलब एक तरह से वो आज़ाद है बिल्कुल, मगर कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर है किन के ऊपर, जिसको अब बोला जाएगा कोर्ट सोसाइटी बोलते हैं इसको। मतलब जो उसका राजघराना है, जो उसका दरबार है, वो उनके ऊपर तो निर्भर कहीं ना कहीं रहेगा। अब वो जो निर्भर है कहीं ना कहीं गुप्तचर चाहिए, जो रिश्तेदार हैं उनसे काम करवाएगा वो अपना, मतलब जो मंत्री बनेंगे उसके रिश्तेदार बन जाएंगे कहीं ना कहीं पर, या दोस्त बना देगा वो अपने, उनको अपना जो गवर्नर बना देगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें शामिल होती हैं राजतंत्र के अंदर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखने को मिले कि विकास हो रहा है राजतंत्र का। पहले क्या था कि सिर्फ राजा था जो करना चाहता करता, मर्जी से करता था अपनी। अब क्या है कि वो कुछ लोगों को काम दे रहा है, काम बांट रहा है अपने यहाँ से, मतलब अधिकार उसके भी हैं मगर फिर भी थोड़ा से अधिकार उसके होने लग गए। इस प्रकार राजतंत्र न केवल एक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, संस्था है, बल्कि यह है व्यक्तिगत संबंधों के समूह के जरिए राजसी, राजवंश या राजघराने जुड़े हुए विभिन्न उच्च पदसीन समूहों को संबोधित करने के लिए 20वीं शताब्दी के जर्मनी में जन्मे समाजवादी समाजशास्त्री रॉबर्ट इलियास के द्वारा उपजे शब्द अर्थात सोसाइटी से भी संबंधित है। मतलब सोसाइटी वही चीज़ है जहाँ हम बात करते हैं कि राजघराना है, राजा होते हुए भी उसके पास कुछ लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे काम करवाने में। आगे चलते हैं। ये सभी संबंध प्रतीकात्मक एवं रस्म से जुड़े हुए शिष्टाचार में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संबंध है कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध है, या फिर कहीं पर ऐसा है कि दोस्त हैं, तो यूँ संबंध स्थापित हो गया है। और ये दिखाई कब देंगे हमें, जब शिष्टाचार होगा, उनके पीछे बातचीत करेंगे तो फिर जाएंगे एक दूसरे के नियम, तो वहाँ से ये चीज़ देखने को मिल जाएगी हमें राजतंत्र के अंदर। किसी समाज के इतिहास के दौरान बहुत कुछ बदलाव एवं प्रक्रियाएं होती हैं जो राजतंत्र को पैदा करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब जो राजतंत्र है उसके उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण अगर माना जाता है वो ये है कि जो राजतंत्र है, अब कोई राजा है उसको राज करना है, ठीक है कर सकता है वो, मगर राज करने के लिए ज़रूरी क्यों है, शक्ति का ज़्यादा है। सबसे पहला तो इसमें ये हो सकता है कि जो राजा है उसको शासन करने की इच्छा है, उसके अंदर तड़प है राज करने की। दूसरी वजह हो सकती है कि जो आसपास के लोग हैं उनको नियंत्रित करना, नियंत्रित करके जो पानी के जो हम देखते हैं कि सोते हैं, ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, व्यापार मार्ग है, उन पर अधिकार प्राप्त कर लेना, और फिर अपना आप को एक राष्ट्र निर्माता दिखाना, अपना को मतलब देश का निर्माण करने वाला इसको बोलेंगे, वो दिखाने के तौर पे वो राज करते हैं लोग। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई जगहों पर उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जो राजतंत्र स्थापित हुआ लोगों की इच्छाओं से हुआ, लोगों ने चाहा कि हमें दिखाने के दुनिया के अंदर हमारा कोई प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि दिखाने के लिए उन्होंने किसी एक मुखिया को चुन लिया अपना और वो राजा बन गया वहाँ से। जैसे कि ऑक्टाविया, जिसको हम अगस्टस कहते हैं, जिसके नाम पे अगस्त महीने का नाम पड़ा के चल के, कई लोग इसको देवता मानते हैं, इसलिए उन्होंने नाम रखा महीने का इसके नाम के ऊपर। और हम देखते हैं कि यूनान के अंदर या फिर हम देखते हैं रोम के अंदर जितने राजा हुए उनको अक्सर यही माना गया है कि ये देवता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो राष्ट्र देश है उसका विस्तार करा बहुत ज़्यादा, और इससे क्या हुआ कि वो एक साम्राज्य बनाया, स्थापित करा, तो लोगों को लगा कि ये बड़ा पावरफुल इंसान है, ताकतवर है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये देवता है, तो ये देवता मानने लग जाते थे उन लोगों को। आधारभूत संरचना से संबंधित, अब पहला उदाहरण क्या है, उपजाऊ ज़मीन, जलमार्ग, व्यापार पे कंट्रोल करना, नियंत्रण स्थापित करना। फिर शक्ति का जो हम देखते हैं लालच। तीसरा है आधारभूत रचना संबंधित कार्यों और राज निर्माण से भी राजतंत्र के विकास में योगदान दिया। जब हम बात कर रहे हैं कि आधारभूत चीज़ें मिले इंसान को, तो वो कोई व्यक्ति चाहता तो नहीं है आपस में करना, तो इसके लिए चाहिए कि एक शक्ति हो जिसकी बात हर कोई माने, तो वो राजतंत्र का स्थापना इस तरह से हुई क्योंकि लोगों ने अग्री करा, मतलब लोग राज़ी हुए कि एक व्यक्ति को सर्वोच्च शक्ति मानने के लिए। फिर यहाँ पर निर्जल संस्कृति, मतलब जो हम बात कर रहे हैं संस्कृति
जो जानते नहीं सही से, कमज़ोर संस्कृतियाँ हैं, उसको दिखाने के लिए लोगों ने अपना नेता बना लिया किसी व्यक्ति को। वो आगे व्यक्ति बन के क्या बन गया, राजा बन गया उनका। तो वो चीज़ राजतंत्र का स्थापना हो गई यहाँ से। राज निर्माता तौर पे दिखाने की नहीं करा गया। फिर सामाजिक वगैरह जो हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी की स्थापना होती है इस तरह से। आगे हम देखते हैं राजतंत्र जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है उसकी संस्कृति, पहचान एवं प्रतीकात्मकता पर आधारित होता है। जो राजतंत्र है, हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है समाज का, तो कहीं ना कहीं उसकी छाप उसके ऊपर भी होगी और कहीं ना कहीं वो उसको प्रदर्शित करता देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि वो उसको समर्थन चाहिए लोगों का, लोग उसके खिलाफ विद्रोह ना करें। और ऐसा करने से ये है उस पहचान के बाहर के लोगों के लिए व्यक्त करते हुए समाज के भीतर उसे मूल रूप प्रदान करता है। तो वो समाज में दिखाता है, क्या करता है, जो बाहर के लोग उनको दिखाता है कि संस्कृति हमारी एकता है, और जो आपस में है उससे क्या मिलती है, मजबूती मिल जाती है उसको, राजा को। कुछ सफल जो है हम देखते हैं, ये हिंदी की जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कुछ सफल और लोकप्रिय राजाओं ने ऐसा माना जाता है कि उनके पास शासन करने का ईश्वरीय प्रदत्त अधिकार था। तो हमने क्या कहा, देखा ना पीछे भी हमने, जहां हम बात कर रहे हैं कि राजतंत्र स्थापित होने के कारण, तो कुछ ने क्या दिखाया, राजाओं ने अपने आप को प्रदर्शित भी करा और लोगों ने माना भी इस चीज़ को कि उनके पास जो देवता है, ईश्वर है, उन्होंने अधिकार दिया है उनको राज करने का। फिर दूसरी जगह पे हम क्या देखते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं, या फिर हम देखेंगे हमारे धार्मिक पेशवा होते हैं, उन्होंने शासन के लिए अपना मतलब लोगों को बढ़ाया चढ़ाया आगे चल के, फिर लोगों के सामने प्रदर्शित करा उनको कि ये राजा बनेगा। और जैसे ये कि कुछ ने क्या करा, ईश्वर माना, कुछ को माना गया ईश्वर, जैसे कि अगस्टस है, उन्होंने लोगों ने, जो रोम के लोग थे, उन्होंने ईश्वर माना क्योंकि ताकतवर थे और उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था। और जैसे कि कुछ ने ताजपोशी करी, धर्मदेशक जो हम कहेंगे धार्मिक पेशवा हमारे, तो धार्मिक पेशवा जैसे कि खासकर हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर देखने को चीज़ मिलती है हमें, ये ईसाईयत के अंदर, यूरोप के अंदर धर्म से जुड़ा हुआ था राज, जो चर्च था, जो राज दरबार, दोनों जोड़े हुए थे आपस में। राज दरबार पहला पद था वहाँ पर, और दूसरा पद था चर्च। अगर चर्च का समर्थन राजा के पास नहीं है तो राजा टिक नहीं पाता था वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था, जो प्रीस्ट थे, जो धार्मिक अध्यक्ष थे, उनका इस्तेमाल करते थे राजा अपने आप को बनाने के लिए, मतलब लोगों के बीच अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कुछ राजाओं की जो हम देखते हैं, ताजपोशी कौन कर रहा है, धार्मिक पेशवा कर रहा है यहाँ पर, तो राजतंत्र की स्थापना हो रही है। अन्य में क्या देख रहे हैं हम, पैगंबर, इजराइल के अंदर किंग डेविड, ये जब माना जाता है ये। और दूसरा क्या है, फिर हम देखते हैं कि सऊदी अरब जो देश हैं, बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ पर खलीफा बनते हुए आते हैं। तो वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो समर्थन करी जनता यूँ बन जाते हैं कहीं ना कहीं वो, तो राजतंत्र की स्थापना हो रही है, इस तरह से इनको मानना है इतिहासकारों का, और जो राजनीति शास्त्री होते हैं वो मानते हैं। कुछ प्राचीन जो हम देखते हैं राजतंत्र के हैं, छोटे सिटी स्टेट, मतलब नगर राज्य जो हैं, जिसमें रोम है और जो ग्रीस है, वहाँ के राजतंत्र देखने को मिल जाते हैं हमें। फिर अब देखते हैं हम आधुनिकता से पूर्व के राजतंत्र, मतलब जो राजतंत्र आजकल के टाइम में मौजूद हैं और जो प्राचीन राजतंत्र हैं, वो वहाँ से यहाँ तक कैसा सफ़र इनका पूरा हुआ और हमें कैसे ये स्वरूप देखने को मिलता है आज के वक्त में। तो इसका इतिहास सीधा सा यहाँ पर ये है कि प्राचीन काल में जो राजा था वो क्या था, बिल्कुल निरंकुश था। बाद में जो लोग हैं उन्होंने मांग करने लग गए अपने अधिकारों की, कि हमें अधिकार मिले, जो राजा की शक्तियाँ हैं, जो निरंकुशता है, उस पर कहीं ना कहीं पर रोक लगे। तो बाद में फिर वही है कि इसी बारे में कई सारे आंदोलन होते हैं, बदलाव होते हैं, जागरण काल भी आएगा उसमें, और लोगों को अधिकार मिलते हैं। जो राजा है उसके दरबार के अंदर नौकरशाही मजबूत हो जाती है। फिर दूसरा जो सामंतवादी सिस्टम होता है, जो हम देखते हैं कि एकदम से सिस्टम आएगा, वहाँ से व्यवस्था आती है सामंतवादी, वो स्थापित होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है बाद में कुछ समय बाद। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि विकास हो रहा है। जब लोग अधिकार की बात करने लग जाते हैं अपनी, तो चुनाव होते हैं और जो शक्ति है राजा की वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल यहाँ पर आकर, और बाद में जो संवैधानिक राजतंत्र है वो स्थापित होता है। और फिर भी हमें उदाहरण देखने को मिलेंगे अरब देशों के अंदर, जो खाड़ी देश है, कि वहाँ पर आज भी
परंपरागत जो राजतंत्र है वो स्थापित है। तो यही कुछ इसका इतिहास है। मध्यकालीन युग के दौरान यूरोपीय राजतंत्र विकास एवं रूपांतर की प्रक्रिया से गुजरा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि मध्यकाल में जो यूरोप के अंदर राजतंत्र है उसमें विकास भी हुआ, बदलाव भी हुए। इस अवधि में रोमन ईसाई तौर तरीकों व परंपरा पर आधारित ईश्वर द्वारा प्राप्त राज्य करने के अधिकार का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। जो ये बुक है, हमारी जो किताब है, थोड़ा सा उसमें हार्ड लैंग्वेज में दिया हुआ है, थोड़ा इसको हम और समझते हैं आसानी से। मतलब यही था जो मैंने ट्रांसलेट खुद लिखा है अपना। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इस अवधि में मतलब मध्यकाल में क्या हुआ कि जो रोमन सिस्टम था, जो रोमन हम देखते हैं साम्राज्य है, ईसाईयत है, तो उसमें ये बात थी कि जो देवता है उसने हमें अधिकार दिया है राज करने का। तो वहाँ धारणा पहले निकल के आ गई राजतंत्र की स्थापना की भी, और राजतंत्र पहले ऐसा था। बाद में क्या देखते हैं हम, आरंभ में मध्यकालीन युग के राजा अपने लोगों को शासन के तौर पर कार्य करते थे। मतलब पहले क्या था, लोग जो राजा था वो शासन करता था किस लिए, अपने लोगों के लिए, के क्षेत्रीय जो लोग हैं जो मेरे से जो जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा करूं मैं, और उनकी उन्नति के लिए मैं कार्य करूं। मतलब देवता की तरफ से उन्होंने शासन की जो सिस्टम था उन्होंने अपना को स्थापित कर लिया और लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो वहाँ से। फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि मध्यकाल में हम और आगे बढ़ेंगे, 7वीं से लेकर जो 11वीं शताब्दी है वहाँ तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सुधार की श्रृंखला देखने को मिलेगी हमें। इसमें क्या है कि ईश्वर प्रस्थ मतलब ईश्वर शासित, कि जहाँ पर बात कर रहे हैं कि ईश्वर ने दिया है शासन करने की मतलब हमें अधिकार। तो इसको क्या करा, दावे को जो था दावा था इसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लोगों ने कहा, बुद्धि का इस्तेमाल करा लोगों ने। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल जो है वो आने लग गया है और उसके हम आंदोलन देखने को मिलेंगे हमें। तो लोगों में बात आ जाती है कहीं ना कहीं पर कि ईश्वर ने दिया शासन करने का अधिकार, कहाँ पर लिखा है ऐसा, हमें दिखाइए। और ईसाईयत दो फिरकों में बढ़ जाती है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट इस बात का खिलाफ कर मतलब अगेंस्ट होते हैं इस चीज़ के कि आपको अधिकार मिला है जो ईश्वर की तरफ से राज करने की। मगर जो कैथोलिक चर्च है वो मान्यता देता है कि हाँ भाई जो यीशु हैं उन्होंने अधिकार दिया है राज करने के लिए, इनको हमने देखा है इस तरह से वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, दो मांगे उठ गई, दो अलग अलग चीज़ें हो गई। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। तो इससे जो हम देखते हैं कि जो नींव थी कि उन्होंने कहा कि देवता ने हमें शासन करने का अधिकार दिया है वो कमज़ोर हो गया है। ऐसे जो शासक हैं अपने शासन के अधिकार को औचित्य न्यायोचित करने के नए कारण के लिए रोमन कानून की तरफ देखने लगे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम खुद ही देवता हैं, या फिर वो कहते हैं कि भाई जो बाप है उन पर जो बेटा बनता है राजा, उस तरह से वो स्थापित करते हैं अपना आपको शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। संपूर्ण मध्यकालीन युग के दौरान शासकों राजाओं को सत्ता, विजय, समर्थन, चुनाव या विरासत के जरिए प्राप्त हुई थी। ये तो मैं देखने को जानते ही हम कि किसी देश पे कब्जा करे तो जीत गए, समर्थन कर दिया तो बन गए राजा, चुनाव हुए हमारे देश हमारे भारत के अंदर सिस्टम था ऐसा, फिर बाप के बाद बेटा बना, तो वही चीज़। फिर आगे क्या देखते हैं, मध्यकालीन युग में राजा अपने दरबारियों से शासन करते थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जहाँ बात कर रहे हैं कि दरबार है, राजा है और दरबार है उसके, मतलब कुछ गिने चुने मंत्री हैं। मगर बाद में क्या होता है, शताब्दी आती है 12वीं, उसमें क्या है कि औपचारिक और संस्थागत नौकरशाही जो है स्थापित होती है यहाँ पर। मतलब कि हर काम को करने के लिए अलग अलग मंत्री बन गए हैं यहाँ पर। पहले क्या था, राजा था, जो रिश्तेदार थे, बेटा था, भाई था, जो रिश्तेदार थे जो भी उनके मिलकर शासन करते थे वो लोग आपस में। बाद में क्या है कि नौकरशाही स्थापित हो गई, मतलब जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे भी आगे बढ़कर ऑफिसर्स बनाए जाने लगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति को स्थापित किया गया, जैसे कि सामंत आया, तो सामंतों के लिए अलग अलग काम के अलग अलग सामंत थे। सेना का अलग जो व्यक्ति है जिसको मनसब बोलते थे, तो हमारे देश के अंदर था, वहाँ पर अलग सिस्टम था यूरोप में। तो मतलब आर्मी के लिए अलग व्यक्ति है। अब सामंत है तो सामंत का काम सारा नहीं है वहाँ पर, सामंत तो कर लेगा, इकट्ठा करेगा। फिर पुलिस होगी, उसके लिए अलग व्यक्ति है वहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि जो नौकरशाही है वो मजबूत हो जाएगी यहाँ से और ज़्यादा। अब फिर नौकरशाही मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं जो शक्ति है राजा की उन पे अंकुश लग रहा है, और फिर साथ में जो लोग हैं वो मांग रहे हैं अपने अधिकार। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो परंपरागत राजतंत्र है उससे हम हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं राजतंत्र।
जो शताब्दी है 12वीं, उसमें क्या है कि दौरान शासक ऐसे शासकों के रूप में विकसित हुए जिनके पास सुपरिभाषित सीमाएं थीं। अब देखते हैं कि जो सीमाएं थी निर्धारित होने लग गई थी। पहले क्या था, जो राजा था जहाँ चाहे कब्जा कर लिया, जहाँ चाहे पे लड़ाई लड़ते रहे, और जो अपने साम्राज्य हैं घटता रहा बढ़ता रहा। तो इस पर रोक लगी, सीमाएं निर्धारित हुई इसके अंदर, यूरोप के अंदर खासकर। तो क्या देखते हैं कि इससे एक भावना पैदा होती है आधुनिक राष्ट्र राज्य जो आज के टाइम में होते हैं, कि जैसे कि हम देखते हैं कि भारतीय हैं, इस आधार पे हमारे पास भावना होती है कि हमारा जो राष्ट्र है उस पर स्थापना हुई। फ्रांस है, अमेरिकन से, तो उस पर भावना पर स्थापना होती है, फिर वो देखने को मिल जाती है हमें। मगर हम क्या देखते हैं कि विकसित हो यहाँ पर हो रहे हैं, मगर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर मध्य एशिया में, हम देखेंगे मध्य पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया में, ख़ासकर कहाँ पर, इस्लामिक देशों के अंदर, वहाँ जो खिलाफत है या फिर जो सिस्टम चल रहा है राज का, वो चला आ रहा है वैसे का वैसे ही है, वहाँ चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं वो भी चेंज होता है बाद में, कुछ जगह पे ख़त्म हो जाएगा वो। जापान में क्या है, जैसे कि हम देखते हैं पूर्वी एशिया में शोनोगेट जो था, शोनोगेट क्या था कि शासन की प्रणाली है वहाँ पर, मगर जो हम देखते हैं कि शोनोगेट जो है देखने को मिल रहा है, मगर जो सर्वो सरदार है वहाँ पर कोई और है। चीन में क्या है कि राजवंश है, उनमें अधिकार की लड़ाई चलती है बहुत टाइम तक, आपस में वो लड़ते हैं, और जो नौकरशाही सत्ता है वो स्थापित होती है वहाँ पर। जो राजा है वो कमज़ोर हो जाता है वहाँ कभी, क्या फिर ये है कि विद्रोह होता है बार बार वहाँ पर। फिर यूरोप के अंदर आता है पुनर्जागरण काल बाद में, तो इसमें क्या है कि जो राजतंत्र है इसमें और चेंजेस आते हैं इसके अंदर। जो राजतंत्र का आधुनिक रूप है वो शुरू होता है यहाँ से, और जो हम देखते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र है बहुत जगहों पर उसकी स्थापना हो जाती है। और जो राजा हैं वहाँ के मतलब अपने जो राजतंत्र जो स्थापना कर रखी है वो तलाश करते हैं, खोजी अभियान भेजते हैं जो दूसरे महाद्वीप होते हैं उनको खोजने के लिए, और राजतंत्र फिर आगे बढ़ जाता है वहाँ से। और मतलब कि जो राजा है शक्ति पहले उसके देश के अंदर थी, अब जो राजा है वहाँ से वो राजतंत्र से सम्राट बनने लग जाता है, वो साम्राज्य की स्थापना करता है। जो दूसरे देश हैं उनको अपना ग़ुलाम बनाएंगे, वो लोग ग़ुलाम बना के फिर दूसरे देश पे शासन करेंगे, फिर उनको शासन करने के लिए वहाँ पर, अब जैसे कि अंग्रेज़ हैं वो इंग्लैंड से इंडिया शासन करने के लिए आए, अब जो रानी है वो यहाँ तो बड़े शासन करने के लिए आएगी नहीं, तो वो नौकरशाही का इस्तेमाल करेगी, अपने वॉइसराय भेजेंगे, गवर्नर भेजेंगे, जनरल भेजेंगे, तो नौकरशाही क्या है स्थापित हो रही है यहाँ पर। सेना है उनका निर्माण होता देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। और अपने जो पुरखों की तुलना में इस युग के राजा जो हैं अधिक कर वसूलने लगेंगे यहाँ से, क्योंकि जो दूसरे देश हैं वो उन पर नियंत्रण कर रहे हैं, उनको ग़ुलाम बनाते हैं यहाँ पर। ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हमें राजतंत्र के अंदर। जो पुनर्जागरण के जो राजा हैं जैसे कि चार्ल्स हैं, फ्रांसिस हैं और एलिजाबेथ हैं, अपने अधिकार क्षेत्रों को संयुक्त करके अपनी नौकरशाही को अधिक सशक्त बनाया था इन्होंने, ये बताई जाती है हमारी चीज़ किताब के अंदर। जब बाद में राजा जो आएंगे, रूस के कैथरीन द ग्रेट, फ्रांस के लुई 16 इनको बोलते हैं हम, पर्शिया के फ्रेडरिक द ग्रेट, और जो हैं इसमें लुई ग्रेट कहते हैं कि मैं ही राज्य हूँ, मतलब जो भी है राज्य है, निर्माण है, जो देश का राजा है, प्रतिनिधि है, वो सब कुछ मैं खुद ही हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो निरंकुशवादी थे उस टाइम भी, कहीं ना कहीं पर उनमें निरंकुशवादी जो थी वो बाकी बच जाती है वहाँ पर। मगर यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम कि जो नौकरशाही है मजबूत हो जाती है, जो सेना पर जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है। जो राजा हैं तो क्या करते हैं कि सामंत जो हैं, सामंत की उन्होंने स्थापना खुद ही करी थी, खुद सामंत बनाए थे उन्होंने, और सामंत क्या हुआ होते होते शक्तिशाली हो जाते हैं, तो वो उनको दबाते हैं, कुचलते हैं, उनको ख़त्म करने लग जाते हैं यहाँ से। जो दूसरे राज्य हैं उनको भी वो गुलाम बनाना शुरू कर डालते हैं अपना, जैसे भारत गुलाम बन गया था इंग्लैंड का, तो ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। फिर भी हम क्या देखते हैं कि अधिकतर मामलों में जो राजतंत्र है देखने में क्या आता है कि जो राजा थे वहाँ के वो निरंकुशवादी थे व्यवहारिक रूप से, जैसे कि फ्रांस के मामले में था। अधिकतर राजा अपने राज्यों को शासित करने के लिए जिन चुने हुए प्रशासकों को उन्होंने अधिकार दिए है उन पर निर्भर रहते थे, मतलब कि जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ हमने देखा कि जो राजा थे वो निरंकुशवादी हैं, बहुत सारे जो सामंत थे उनका दमन कर रहे हैं और लोगों से ग़ुलाम बना रहे हैं दूसरे देशों को। मगर कुछ देश ऐसे भी थे कि जहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाया ज़्यादातर। जैसे फ्रांस है, वहाँ सामंत कहीं ना कहीं मजबूत थे
और उनके पास हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं संप्रभुता थी अपने राज्य में शासन करने की। और जो जर्मनी है उसमें भी हम ये देखेंगे कि जर्मनी एक देश तो बन चुका है, काफ़ी हद तक बड़ा राज्य बन चुका है वो, मगर उसमें अलग अलग सामंत हैं, अलग छोटे छोटे राजा हैं जो शासन कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखी हमने कि पीछे अभी कि जब ये सामंत हैं, अधिकारी को नियुक्त कर दिया इन्होंने कि शासन कर लीजिए आप, तो उनको जांचने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि सही से शासन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए इंग्लैंड की जो संसद है वो उन पर निगाह रखती थी। जैसे कि और दूसरा क्या है कि भू संपत्तिधारी वर्ग, जिसमें कि रूस में, पोलैंड में ऐसा हुआ करता था। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो राजागण हैं अपने प्रशासन में पर कुछ नियंत्रण लागू करते हैं यहाँ पर, और जो नियंत्रण है उनका मजबूत होता है, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, ये चलता रहेगा बार बार। और कहीं ना कहीं बाद में जो देखते हैं हम, जो नियंत्रण है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल यहाँ से। अपनी पारंपरिक यथार्थताओं में वृद्धि करते हुए अपनी सत्ता को दोहन कर पाते थे। यूरोप में ये प्रणाली स्थिर दिखती है। हालांकि 17वीं शताब्दी में क्या देखते हैं हम, शुरुआत में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हो रहा है औद्योगिकरण शुरू, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो एक हम क्या देखते हैं, जो कार्यवाही तबका है, जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उसका विकास हो रहा है। वो अब बात मांग करेंगे अपने अधिकारों की फिर से, जैसे कि पहले हुआ था, अब दोबारा से वही चीज़ होगी यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि भविष्य को चुनौती दी उन्होंने, क्या करा, जो लोकतंत्र, जो राजतंत्र है, जो उसका भविष्य है उसको चुनौती देना शुरू कर डालते हैं ये लोग। परिवर्तन की शक्ति सुधार थी जिसने यूरोप में धार्मिक संघर्ष को जन्म दिया। अब धर्मनिरपेक्षता के विस्तार के द्वारा दैवीय अधिकार को अक्सर नष्ट कर दिया गया। मतलब जो अधिकार था कि वे शक्ति मिली हुई देवता से, उसको दोबारा से नष्ट कर दिया गया, दोबारा से स्थापित हुई, दोबारा नष्ट कर दिया गया उसको। दार्शनिक जॉन स्टॉट, जॉन लॉक हैं, जिन रोसो हैं, उन्होंने बात करी अधिकार के लोगों के बारे में कि लोगों का अधिकार पहले ही प्राप्त प्राकृतिक अधिकार हैं, और जो राष्ट्र के अधिकार हैं, जैसे कि शासन करने के लिए लोगों से भागीदारी होगी, तो दूसरा देश हम पे कब्जा नहीं करेगा, आप हमारी हिफाजत करेंगे, तो वो सब अधिकार जो थे उनकी मांग करने लग गए लोग यहाँ से। इसके अतिरिक्त युद्धवीरों और अग्रणी कुलीन लोगों की वंशजों के रूप में राजाओं की वंशावली पर आश्रित उनकी पारंपरिक प्रधानता धीरे धीरे, जैसे कि जर्मनी में जन्मे ये समाजशास्त्री रिहांड बेंजिंग्स ने कहा कि लोगों का जनादेश के हित में कमज़ोर हो गए। तो ये जो बात कही गई, इसका मतलब ये था कि जब लोग हैं, कुलीन हैं, युद्धवीर हैं, उनके क्या कहा उन्होंने कि जो जनादेश क्या है लोगों का, कि हमारी जो अधिकार की मांग मिले हमें, और जो युद्धवीर हैं उनको सम्मान मिला जाए, जो अमीर तबका है उनकी जो प्रधानता है वो ख़त्म कर दी जाए, ख़त्म होती चली जाती है, जो अधिकार होते हैं वो मिलने शुरू जाते हैं लोगों को यहाँ से। तो ये कुछ बड़ा घुमा फिरा के जो हमारी बुक है उसमें दिया जाता है। तो मतलब सीधा यही आ रहा है इसका, अगर देखें तो राजतंत्र जो है वो जो राजतंत्र है उसकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से कहीं ना कहीं अधिकार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो राजा है शक्ति बढ़ रही है उसकी, नौकरशाही कमज़ोर हो रही, कहीं पर जो नौकरशाही दोबारा से मजबूत हो जाती है, फिर से ये चीज़ चलती रहेगी इसमें। तो हम क्या देखते हैं कि जो अंत में क्या है, जो राजतंत्र है उसको चुनौतियाँ मिलेंगी बहुत सारी। और चुनौतियाँ कैसे मिलेंगी कि उनके जो हम देखेंगे कि साम्यवादी विचारधारा आती है बाद में, फिर क्योंकि हम पार कर चुके हैं, जो 27वीं शताब्दी 28वीं शताब्दी है, इनको पार हम कर चुके हैं यहाँ पर। फिर दूसरी क्या है कि जो राजा हैं उनके ऊपर छल कपट का इल्ज़ाम लगेगा, तो उनकी शक्तियाँ जो हैं, जो अधिकार हैं, लोगों की मांग हो रही है, तो शक्तियाँ जो हैं राजाओं की वो अब ख़त्म होने लग जाएंगी यहाँ से। अंग्रेज राजतंत्र जो हम देखते हैं कि चुनौतियाँ मिलती हैं और कई जगह उखाड़ के फेंक भी डालते हैं इसको, मगर जो राजतंत्र है, अंग्रेज़ी राजतंत्र जो है, उसमें क्या है कि धर्म संकट उत्पन्न किया जाता है यहाँ पर। और इससे क्या है कि जो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रानी है वहाँ की, वो जो राजा का सिस्टम चल रहा था वहाँ पर, वो दिखाते हैं कि देश की अगर बचानी है आपको इज्जत, तो आपने बहुत दुनिया पर राज करा है, तो आपको कहीं ना कहीं चाहे नाम मात्र की रानी का होना ज़रूरी है, तो बच जाती है, वो अभी कायम है वहाँ पर सिस्टम। मगर जो फ्रांस है वहाँ क्रांति होती है, वो ख़त्म कर डालते हैं। रूस में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति, वो ख़त्म कर देती है। चीन में भी ख़त्म हो जाता है राजतंत्र, और जैसे चीन के अंदर एक कम्युनिज़्म आ जाएगा यहाँ पर, रूस में कम्युनिज़्म आ जाएगा यहाँ पर, तो वो सब चीज़ देखने को मिलेगी कि राजतंत्र जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला जाता है, और बाद में बिल्कुल इसका नाम मिट जाएगा, और इसको
ख़त्म कर डालेंगे। अब सैन्य संघर्ष जो हुआ, जो पहला हम देखते हैं विश्व युद्ध हुआ, उसके अंदर क्या है कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी ये हार जाते हैं और तुर्की जो होते हैं, उस्मानी जो सल्तनत होती है, खिलाफत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो राजतंत्र क्या है कि पतन हो जाता है यहाँ से उनका भी। तो इससे क्या स्पष्ट देखने को मिल जाता है, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र केवल तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके पास सामाजिक ताकत और बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि लोग तो अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये दिखा रहे हैं कि राजतंत्र का विकास कैसे हुआ, या राजतंत्र जो है वो बदलाव कैसे कैसे हुए, उसका विघटन कैसे हुआ। खैर आजकल इसमें हम देखते हैं कि विघटन हो चुका है उसका, कुछ जगहों पे स्थापित है ये। तो ये हमने देख लिया प्राचीन काल का, मतलब प्राचीन टाइम के समय के अंदर का जो राजतंत्र था उसको। अब हम देखेंगे जो आधुनिक समय में राजतंत्र है या राजशाही है। तो राजशाही अगर देखते हैं हम, तो बाद में हमने देखा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट तो जानता है कि भाई जो देवी शासन प्रणाली है उसके नाम पे शासन मैं कर सकता नहीं हूँ, और बाप के नाम पे तो मुझे मिला ही नहीं है, मैंने खुद ही बनाया जो भी स्थापित करा है। तो उसने जो है राजा अपने आप को स्थापित करा। फिर उसने आड़ किस चीज़ के लिए, नेपोलियन ने उसने आड़ ली इस चीज़ की, उन्होंने दिखाया कि मैं जो हूँ, मैंने राष्ट्रवादी लोग जो राजतंत्र है उसकी स्थापना करूँगा। मतलब वो स्थापना करते हुए देखा कि मैं जो राजतंत्र है फ्रांसीसी जो विचारधारा होगी, मतलब कि हम सब फ्रांसीसी लोग हैं, तो इसलिए हम जो राष्ट्रवादी राजतंत्र है उसकी स्थापना करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए मैं काम करूँगा, आपकी भलाई के लिए काम करूँगा। जो दूसरे देश में उन पे अपनी शक्ति है मैं उसको स्थापित करूँगा और दूसरे देश जो उनको पराजित कर दूँगा मैं। तो ये शुरुआत होती है, यहाँ से आधुनिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जो पहला लोकतंत्र था वो चल रहा है, अब भी बदलाव उसके अंदर और आएंगे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि वही लोकतंत्र की उसने वो राजतंत्र की स्थापना की बात करी उसने एक तरह से ने, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रपति राजतंत्र, जिसमें क्या कहते हैं कि जो राजा है वो समाज की राष्ट्रीय अभिलाषा और जो स्वतंत्रता है उसके अनुसार शासन करेगा। मतलब जितनी अधिकार लोगों को दे रहा है वो कहीं ना कहीं वो निरंकुश तो होगा, मगर लोगों को वो दिखाएगा मैं निरंकुश नहीं हूँ यहाँ पे। ये वह तानाशाह राजा भी था। अभी भी देखते हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो तानाशाह भी था वहाँ पर, मगर उसने क्या करा ना कि जो राज करा, अपने जो जाने दोस्त रिश्तेदार थे उनने बांटा अपना अपना इलाका उसने, और दिखाया कि मैं कहीं ना कहीं संप्रभुता दे रहा हूँ। मगर जो वो लोग थे वो तो थे ही उसके ताबे वहाँ पर। ये चीज़ है यहाँ पर। इन नए शासकों ने अपने देशों की आधिकारिक पहचान पर जोर दिया, दिखाना चाहे कि हम अलग हैं बिल्कुल भी। पर इस प्रयास ने उन्होंने अपनी आधुनिक स्थिति को बनाए स्थिति के परिणाम के रूप में अपने शाही खिताब का उपयोग करने की कोशिश की, भले ही वे ब्रिटेन और डेनमार्क जैसे स्थापित राष्ट्रों के साथ समान स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटेन में तो राजतंत्र वही था बाकी पुराना वाला, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति जो सिस्टम था उसका इस्तेमाल नहीं करा। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है कि रानी फिर भी रहनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट सस्ती मिल जाए वहाँ पर। तो यहाँ पे तो ये नई चीज़ लेकर आ रही है नेपोलियन बोनापार्ट, राष्ट्रवादी राजतंत्र, राष्ट्र के नाम पे चला रही है। मतलब वो तो वो दिखाना चाह रहे हैं एक दूसरे को कि हम वही हैं, राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं वो निरंकुश हैं। यहाँ से जो राष्ट्रवादी राष्ट्र विशेष रूप से मध्य शताब्दी 20 शताब्दी के बड़े आंदोलन की जो लहर आई उनसे टिक नहीं सका यहाँ पर, और इनको ख़त्म कर दिया गया बाद में। जैसे कि मार्क्सवादी आते हैं। अब देख रहे हैं कि 20वीं शताब्दी मध्य, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उस समय के बाद हम देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, और जो ये शक्तियाँ हैं सामाजिक शक्तियाँ जो हैं, मतलब इम्पीरियल जो पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर। अब उनके लिए ख़ुद को संभाल पाना मुश्किल है, विचारधाराएँ हैं उनको कुचलना मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो राजतंत्र की जो कुर्सी है वो गिर जाएगी, जो राजा है उसको फेंक दिया जाएगा उखाड़ के, और राजतंत्र ख़त्म हो जाएगा बहुत जगहों से। फिर जो नई विचारधाराएँ हैं वो आ जाएंगी वहाँ पर, और जो आंदोलनकारी जो होंगे कहेंगे कि जो व्यवस्था है वो पुरानी है, जीर्ण शीर्ण है, और कार्य करने लायक तो आज के समय में ये है नहीं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और जो हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ देखेंगे, इसको जो बन के आएगा नया जो जो राजतंत्र बन के नया आएगा वो बनेगा संवैधानिक या फिर संसदीय राजतंत्र, जो कि खासकर यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क में है। तो इसमें तो खैर ये देखेंगे कि सिर्फ जो सौदेबाजी है, सौदेबाजी किस चीज़ की है, राजनीतिक सौदेबाजी, मतलब जहाँ पर राजा है
उसको अधिकार जनता दे डालेगी कहीं ना कहीं पर राज करने के लिए, मगर जो वो सिर्फ नाम मात्र होगा और लोगों को अधिकार मिलेंगे, तो वो जैसे एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने आपस में। अभी फिर हम यहाँ पर वही चीज़ सारी कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब हम आगे देखेंगे कि जो अरब देश हैं कि जो शताब्दी है, शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंदर जो लोकतंत्र है, जो राजतंत्र है, वो ख़त्म हो गया। तो ये जो अरब देश हैं, ये खाड़ी के देश हैं, इनमें कैसे बच गया राजतंत्र? तो इसके पीछे कई कारण हैं कि ये अमीर देश हैं और जो राजा हैं, जो शाह कहलाते हैं यहाँ के, उनके पास क्या है कि बेपनाह पैसा है। तो वो क्या है कि जो लोग कहीं ना कहीं विरोध, जो उठने वाला विरोध है, उसको अपने पैसे की ताकत के बल के ऊपर ख़त्म कर डालते हैं। सेना को मजबूत करेंगे, जो विद्रोह उठेगा कुचल देंगे उसको। फिर दूसरी बात ये है कि इनके यहाँ जो कंपनियाँ लगी हैं वो अमेरिका और ब्रिटेन की हैं, तेल वाली, जो तेल निकालती हैं। तो अगर वो देखते हैं कि विद्रोही हैं, विद्रोह कर देंगे इन शाहों के ख़िलाफ़, तो वो क्या करते हैं कि अगर लोगों ने विद्रोह कर दिया, जो शाह हैं, राजा हैं, इनके ख़िलाफ़, तो ब्रिटेन, जो अमेरिका है, अपनी आर्मी को फ़ौज को भेज डालते हैं उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उनको जो अपनी कंपनी है, जो कुएँ हैं, वो सिक्योर करने, बचाने होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से दूसरी चीज़ देखने को मिल जाती है कि हमें वहाँ पे लोकतंत्र जो राजतंत्र है बचा हुआ है। फिर कहीं ना कहीं ये क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, फ़िलहाल पढ़ना मुश्किल है इसको, तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिल जाएगी हमें, बहुत सारा है, इसलिए मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ऐसे ही। तो दूसरी जगह हम क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो राजा हैं कि बेपनाह तो पैसा है इनके पास, पेट्रोल की जो दौलत है बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल जो निकल रहा है वहाँ से, सोना चांदी भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकल रही वहाँ से, तो पैसा है। तो उसके बल पर उन्होंने क्या करा, अपने देशों को विकसित करा है। तो लोग चाहेंगे ही, क्योंकि भाई नई चीज़ आए, जब ये विकसित कर रहे हैं और हम खुशहाली के अंदर हैं, परेशान तो हम है नहीं, तो लोग जो बदलाव है उसको चाहेंगे नहीं, तो राजतंत्र स्थापित रह गया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोगों की मानसिकता है, वो चाहेंगे कि हमारे देश का नाम के ऊपर कोई व्यक्ति शासन करे, हमारी जो जाति है, प्रजा, जो नस्ल है, हमारी जो कस्बा है, कबीला है, उसके नाम पे शासन करें लोग। तो हम देखते हैं कि ओमान हो, सऊदी अरब हो, कतर, बहरीन हो, या फिर यूएई हो, तो वहाँ पर आज भी जो राजतंत्र है सिर्फ यूं ही स्थापित है, बचा हुआ है। पहला तो क्या है कि जो वहाँ के जो शाह हैं मजबूत हैं ताकत से, तो विद्रोही जो होंगे उनके खिलाफ, जो विरोधी होंगे उनके खिलाफ, उनको कुचल देंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं वो अमेरिका और जो ब्रिटेन है उसका इस्तेमाल करते हैं, पैसा लेंगे वहाँ से या फिर हथियार ले लेते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको सिक्योर करने अपने तेल के क्यों हैं, जो अमेरिका ब्रिटेन है। और दूसरी बात की जो विकास कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो लोग कहीं ना कहीं समर्थन इनका करते हैं यहाँ पर। तो यही सब हमें देखने को मिलेगा अपने इस अध्याय के अंदर, जो हमने यूनिट के अंदर देखा पूरा। तो यही चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। खैर वो ब्रीफली ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो खैर जो समझा उस वीडियो के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने पर ज़रूर लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।